होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपके आईटी पेपर जिसका कोड 402 है, उससे एक चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के हिसाब से इससे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाने थे, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें हम लोग। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, कम्युनिकेशन स्किल के ही वजह से हम लोग दूसरों की भाषा को या दूसरे की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। एक्चुअली ये वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिक से आया है, कम्युनिकेयर। इसका मतलब है टू शेयर। जैसा कि मीनिंग बतला रहा है, शेयर करना यानी कि बातों को शेयर करना। कम्युनिकेशन के अंदर केवल बोलना नहीं, सुनना, ऑब्जर्व करना, जो लोग बात कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना, उससे एम्पैथाइज करना, और फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, फ़ोन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर ईमेल के जरिए कर रहे हैं, SMS मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने समय में जैसा होता था अभी भी की जाती है। हम लोग प्रिंसिपल को या बाकी ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हैं। ये सारे जो है कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये हुआ कि टेक्निक्स या तरीका जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल मीन्स हाउ डू वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो आइए देखें कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम दूसरों को इन्फॉर्म कर सकें। हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं, टीचर्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोग अगर स्कूल नहीं जाना है या कोई और बात है तो इन्फॉर्मेशन टीचर्स को देते हैं। किसी बाहर अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग हमें चीज़ों को बतलाते हैं। यानी कि वो जो वर्ड्स हैं जिसके ज़रिए किसी बात को शेयर की जाती है, तो ये इन्फॉर्म करने के हेल्प में आता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने फेवर में करते हैं। दुकानदारों के साथ बातचीत करके हम प्राइस को कम करवाने की कोशिश करते हैं और करवा भी लेते हैं इन्फ्लुएंस करके। तीसरा, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है। हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं, तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए कम्युनिकेट करते हैं हम। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बतला कर ही की जाए। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से केवल वर्बल नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के सहारे भी हमारा चेहरा जो है वो उतरा हुआ होता है या हमारा चेहरा खुशी के मारे फूल जाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट हो रहा है। ये सब हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। ये सब कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस है। तो कम्युनिकेशन के बारे में जानें कि कम्युनिकेशन जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिटिंग, दूसरा होता है लिसनिंग, तीसरा होता है फीडबैक। यानी इन्फॉर्मेशन या मैसेज हम दूसरे तक भेजते हैं किसी मीडियम के जरिए। तो मीडियम क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। जैसा कि साइंस में आपने पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में क्लास 9 में कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, और क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से जब लाइट ट्रांसफ़र होती है, तो ये मीडियम का मतलब हुआ कि कोई एक माध्यम जिसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन हम दूसरों तक शेयर कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिट करना। ये मीडियम हवा हो सकता है, ये मीडियम हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ये मीडियम हमारा लेटर हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप का मैसेज हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मीडियम है। दूसरा होता है लिसनिंग। हम लोग चीज़ों को लिसन करते हैं। लिसन करने का मतलब हुआ देखना, समझना या सुनना, उसको समझना। ये सारी चीज़ें लिसनिंग के अंदर आती हैं। और तीसरा होता है फीडबैक। हम जो चीज़ दूसरों से मैसेज के फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं, यानी कन्वे किया गया मैसेज को ले रहे हैं, हम कितना समझ पाए उसका फीडबैक देना। क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, आपसे पूछते हैं समझ में आया, आप हाँ या ना में जवाब देते हो। कई बार आप हाँ ना में जवाब नहीं दे करके बोलते हो कि सर ये वाला तो समझ में आया, ये वाला कैसे हुआ ये बताइए।
या फिर ये तो ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा तो क्या होगा ये बताइए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है एक तरह का फीडबैक है, जिसके जरिए हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि जो कन्वे किया गया है वो सामने वाले को कितना समझ में आया या नहीं आया। तो इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, कम्युनिकेशन साइकिल। तो एक्चुअली में कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस का एक साइकिल बनता है। पहले जानिए कि इस प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो पर्सन होगा वो होगा सेंडर। जो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा वो पर्सन सेंडर कहलाता है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सेंडर के साथ। सेंडर मैसेज को भेज देता है रिसीवर के पास, यानी कि जिसे भेजना चाहता है। एग्जाम्पल भी लेते चले हम लोग, और क्लासरूम से बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता हम स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ देखें आप, सेंडर आपके टीचर हो सकते हैं। टीचर जो है अपनी बातों को आप तक पहुँचाते हैं। ये मैसेज जो है इनकोडेड फॉर्म में होता है किसी एक चैनल से। तो टीचर अगर बोल रहे हैं तो ये एयर जो है एक चैनल है। टीचर अगर लिख रहे हैं तो आपका वाइट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड जो है वो एक मीडियम है। अब इसको यहाँ समझिए कि टीचर कई बार इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करते हैं। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं समझ पाते हैं, तो एक्चुअली में वो उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। या टीचर किसी एक रीजनल लैंग्वेज में, तमिल में या मलयालम में या बंगाली में पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है और सामने आप लोग बैठे हो, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी रहा है। यानी कि सेंडर भी यहाँ पर है, रिसीवर भी यहाँ पर है। सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, लेकिन आपको समझ में आया नहीं आया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मैसेज होता है वो इनकोडेड फॉर्म में होता है। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ इनकोड क्यों लिखा हुआ है। अब आप उस चीज़ को, यानी कि सेंडर जो है उस चीज़ को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है। तो अगर आपको हिंदी में, जैसे मैं बतला रहा हूँ आपको, आप हिंदी अगर समझने वाले हो तो इसे आसानी से डिकोड कर लोगे। लेकिन एक तमिल मीडियम का बच्चा बैठा हुआ है जिसे हिंदी नहीं आती हो, तो मेरी बात को वो आसानी से डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर जो है इस मैसेज को रिसीव करेंगे। इसके बाद रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया उसको एक चैनल के ज़रिए जो है वो सेंडर के पास फीडबैक के फॉर्म में भेजेंगे। तो जैसे कि टीचर आपको पढ़ाया, टीचर ने जो भी समझाया आप उसे हाँ या ना में जवाब देकर के फीडबैक दे देते हो। कई बार ऐसा होता है टीचर आपको वर्बली पढ़ाए और उसके बाद फीडबैक के तौर पर आपको बोला कि अब लिख करके दिखलाओ, तो आपका लिखना जो है एक फीडबैक हुआ। यानी अलग अलग फॉर्म से वो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेंडर ने जो है वो वर्बल फॉर्म में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको फीडबैक भी वर्बल फॉर्म में ही देना है। कई बार बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी फीडबैक दी जाती है। जैसे कि आप, ठीक है, सर को ऐसे ऐसे हिला दिए, इसका मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। या फिर खुश होते हो आप, ठीक है सर समझ में आ रहा है मुझे। तो इस तरीके से फीडबैक दी जा सकती है। तो यहाँ पर आप इसे याद कर लेंगे कि इस कम्युनिकेशन साइकिल में पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज को वो इनकोडेड फॉर्म में रिसीवर को भेजता है किसी एक चैनल के थ्रू, रिसीवर रिसीव करता है, उसे डिकोड करता है और फिर सेंडर को फीडबैक देता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अगर नोट्स चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कंपाइल्ड फॉर्म में आपके लिए नोट्स ही बनाया गया है। पॉइंट वाइज ही मैं इसको बतला रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो सब लोग करते हैं। कई लोग आपने सुना होगा भाषण देते हैं, तो कोई बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कोई टीचर जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। कई बार आप बोलते हो कि टीचर की बात समझ में नहीं आती है। यानी कि टीचर में जो फ़र्क हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज का फ़र्क हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी टीचर के पास नॉलेज बहुत हो, लेकिन कम्युनिकेशन उसकी इफेक्टिव नहीं होने की वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। कई बार कम नॉलेज वाले टीचर भी आपको बहुत ही इफेक्टिवली समझा देते हैं चीज़ों को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, जहाँ पर इंटेंडेड मैसेज जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर की जाती है, रिसीव की जाती है और समझी जाती है। यानी कि जैसा पहले बताया कि एक टीचर जो है इंटेंडेड मैसेज, यानी जो मैसेज आपको देना चाहता है जानबूझ करके वो मैसेज आपको देता है।
यानी कि किसी कंसेप्ट को वो समझा रहे हैं आपको और वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया आपके पास। डिलीवर होने का मतलब है कि वो मैसेज जो दिया गया वो उसको आपने सही तरीके से सुना। इसको आगे जाकर देखेंगे हम, कई बार मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होता है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि आप जिस क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, बगल वाला जो है वहाँ पर पूजा पंडाल में मान के चलिए कि साउंड बॉक्स से म्यूज़िक चल रहा हो, तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक सक्सेसफुल डिलीवर होगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला गया है सक्सेसफुल डिलीवर्ड। और फिर उसे आपने रिसीव कर लिया हो और रिसीव करने के बाद आपने डिकोड भी बेहतर तरीके से कर लिया, समझ भी लिया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिया हुआ है, इसे आप बेहतर तरीके से रट लेंगे। पहला सी बोलता है कि इन्फॉर्मेशन जो है, कम्युनिकेशन, वो क्लियर होनी चाहिए। यानी टीचर यहाँ पर अगर है सेंडर, तो वो जो भी बतलाना चाह रहा हो क्लियर बोले। अगर उसकी आवाज़ साफ नहीं आप तक पहुँच रही है तो आप समझ नहीं पाओगे या लिख नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता होगा कि डिक्टेशन करवाते वक्त टीचर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको ठीक से समझ में नहीं आती हो। दूसरा, कंसाइज होना चाहिए, यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी होनी चाहिए। कई बार हम बुक्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक, हमारे एनसीईआरटी में ही कुछ चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुछ चैप्टर आप देखिएगा बड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया वहाँ। ठीक है, आप एक स्टोरी पढ़ेंगे, द प्रपोजल, जो रशियन स्टोरी को कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में, तो वर्ड्स कुछ टिपिकल आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंसाइज फॉर्म में उसको नहीं कंपाइल किया गया है। तो कंसाइज होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी होनी चाहिए। कंक्रीट होनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट वर्ड्स जो हमें यूज़ में लाना है, या फ्रेजेस या जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही दें। बहुत ज़्यादा देने से क्या होता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, जैसे करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट लैंग्वेज, ग्रामर। आप गलती करते हो तो आपके नंबर्स कटते हैं। नंबर्स इसलिए कटते हैं क्योंकि ग्रामेटिकली आपने किसी चीज़ को गलत लिखा है, तो कई बार उसका जो मीनिंग है लैंग्वेज जो आपने लिखा वो चेंज हो जाता है, सामने वाला कुछ और समझता है, आप कुछ और लिखे हो। स्पेलिंग के मिस्टेक होने से ब्लंडर हो जाता है, ये पता है आपको। कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए। हमारे कुछ नेता, ठीक है, भाषण देकर चले जाते हैं, कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले, क्यों बोले, ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम लोग अच्छा भाषण देने वाले या अच्छा नेता उसको बोलते हैं जो कंक्रीट बातों को रखते हों, जिनकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आते हो, सिंपल वर्ड्स में आपको कन्विंस कर सकते हो। इसी तरीके से टीचर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। कंप्लीट, आपकी मैसेज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, पूरा डिलीवर होना चाहिए। आधी अधूरी बात जो होती है वो सामने वाले में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, या फिर वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है और फिर जिसको बोलते हैं बात का बतंगड़ बन जाना, वो बन जाता है। कर्टेसियस, यानी बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेवियर आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी अच्छी बात को भी आप गुस्से में बोलो तो उसका लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेन प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नीचे दिए हुए हैं। पहला है लैंग्वेज आपका सिंपल होना चाहिए। जैसा कि अभी एग्जांपल्स दिए थे आपको, कुछ स्टोरीज जो है वो सिंपल भाषा में लिखी जाती हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और बड़ा इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में। कम्युनिकेशन डिफिनिट होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में भी, यानी कि सेंडर के माइंड में भी, और रिसीवर को भी वो चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। कंप्लीट एंड कंसाइज, ठीक है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इसलिए आपको भी एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, जो पूछा गया है उसी को टू द पॉइंट लिखिए तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यानी इन सारी चीज़ों का आपको एग्जामिनेशन में भी फॉलो करना है। इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, इट शुड बी पंचुअल, मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, सेंटर अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका इम्पैक्ट जो है गिर जाता है। कई बार फिर वो बाद में सही इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। फॉल्स नहीं होना चाहिए वो। कर्टेसियस होना चाहिए, यानी कि पोलाइट वे में होना चाहिए। जब आप किसी के साथ पोलाइटली बिहेव करते हो तो ये रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है आपके साथ, उसका जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे में फेथ भी जनरेट करता है।
नेक्स्ट इज़ क्लियरिटी। हमेशा जो है आपकी बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो साफ साफ जो है सामने वाले को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज अटेंशन। रिसीवर को पूरी तरीके से अटेंटिव होनी चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरी तरीके से ध्यान देंगे, पूरी तरीके से सुनेंगे टीचर्स की बात को, और दिखलाएंगे भी कि आप जो है इंटरेस्ट जागृत कर रहे हो टीचर की बातों से। इससे क्या होता है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको और अच्छा पढ़ा सकते हैं। देन इज़ द कंसिस्टेंसी। ये प्रिंसिपल इस बात पर ज़्यादा इम्फेसिस करता है कि सेंडर जो भी चीज़ें बोल रहे हों एक प्लान हो और ऑब्जेक्टिव हो मैसेज का। जैसे कि कोई टीचर आपको अगर ये बतला रहे हैं कि एक प्रोग्राम करना है, तो वो आपको अगर ये बतला दें कि मान करके चलिए कि 2 अक्टूबर को हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम किस पर बेस्ड होगा, यानी कि वो प्लान क्या है, उसकी आइडियाज़ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नहीं बतलाया जाए तो पूरी तरीके से मैसेज कन्वे नहीं होगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए प्लान और ऑब्जेक्टिव जो है वो तय होना चाहिए। देन इज़ द एडिक्वेसी, यानी कि जो भी कम्युनिकेट की जा रही हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, इनएडिक्वेट ना हो। आधी अधूरी बात ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। देन इज़ टाइमलीनेस। प्रॉपर टाइम में मैसेज कन्वे करना ज़रूरी है। फीडबैक भी प्रॉपर टाइम में ही कन्वे करना ज़रूरी है। मान करके चलिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जो है कमेंट करते हो, लेकिन कमेंट वीडियो बनाने के 1 साल के बाद करते हो कि इसमें ऑडियो ठीक नहीं था, तो क्या मेरे कुछ काम का है, मेरे काम का फिर वो नहीं रहेगा। इसलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। प्रॉपर टाइम में मैसेज कन्वे होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम में फीडबैक भी होनी चाहिए, तभी वो उसका इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस कायम रहता है, नहीं तो वो लूज़ कर जाता है। देन इज़ द फीडबैक। और फीडबैक जो हो वो ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिकेशन में अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेटर को ये पता नहीं चलता है कि उसकी बातों का कितना असर हुआ या सामने वाला क्या समझे या क्या नहीं समझे। देन इज़ द इकोनॉमी। कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत महंगा ना हो। अगर उससे सस्ता कम्युनिकेशन का मीडियम अवेलेबल हो तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आइए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम लोग आमने सामने बैठ करके कम्युनिकेशन करते हैं। ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। आप एक इंटरव्यू देते हो सामने बैठ करके तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन आप दोस्तों के साथ फेस टू फेस बात करते हो, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। टीचर के साथ आप क्लासरूम में बैठे हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। देन इज़ ईमेल। ईमेल के जरिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ऑफिसेज में अक्सर ईमेल के जरिए ही बातचीत होती है। देन इज़ द नोटिस एंड पोस्टर्स। स्कूल में आपकी नोटिस होती है, नोटिस लगता है, ये भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। हम लोग कई जगह पर सड़कों पर पोस्टर्स को पढ़ते हैं, वो भी कम्युनिकेट करने के लिए ही लगाई जाती हैं। देन इज़ अ बिजनेस मीटिंग। कई बार ऑफिसेज में बिजनेस मीटिंग की जाती हैं, वो कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम होता है और ये फॉर्मल मीडियम है। ईमेल, बिजनेस मीटिंग, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही माने तरीके होते हैं। देन इज सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फ़ोन कॉल, ये सारी चीज़ें, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग्स, ये सारी कम्युनिकेशन के ही मीडियम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में बांट देते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो सबसे पहले आइए वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर साउंड, जैसे कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी, ये साउंड के ज़रिए है, तो वर्बल कम्युनिकेशन है। हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकिंग जो है एक सबसे इफ़ेक्टिव और कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन का मीडियम है, और ये इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी होता है। हम लोग जब अपनी बातों को रखते हैं तो इमोशंस भी हमारे साथ साथ आपके पास पहुंचता है। मैं यहाँ से वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि आप मेरा इमोशंस भी देख पा रहे होंगे कि मैं कब सीरियस हो रहा हूँ, कब मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, कब मैं गुस्से में आ रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन जो है वर्ड्स के साथ मिल करके, लैंग्वेज के साथ मिल करके ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में देख लें, 4 तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है: इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से सामना सामनी होकर बात करता है, माने 2 लोग बात कर रहे हो आमने सामने, तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कई बार एक आदमी इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। कई बार आप दोस्तों के साथ अकेले में बात करते हो, एक दोस्त सामने, आप उसके सामने, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। देन इज रिटन कम्युनिकेशन। जब हम चिट्ठियाँ लिखते हैं तो वर्ड्स के जरिए उसको एक्सप्रेस करते हैं। ऑफिसेज में सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल में हम लोग SMS, सोशल मीडिया, चैट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा रिटन कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। देन इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। जब हम लोग एक छोटे से ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो और उसके बीच में कम्युनिकेशन करते हो, तो वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से अगर किसी स्कूल में टीचर्स का एक ग्रुप है या स्टूडेंट टीचर का ग्रुप है, तो वहाँ पर वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, लेकिन वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर आप नेताओं को देखते हो, मंच पर चढ़कर वो भाषण देते हैं और सुनने वाले हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। एडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सचेंज करना आइडियाज़ को बहुत आसान होता है और इसकी रिस्पॉन्स भी बहुत क्विकली आती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कई बार हम जिन चीज़ों को लिखते हैं या बोलते हैं, आपने कुछ साउथ इंडियंस को सुना होगा जिसकी हिंदी उतनी साफ नहीं होती है, वो बोलना तो ठीक चाहते हैं लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा अरब के लोगों को, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश समझ में नहीं आती है लोगों को। ठीक है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेजेस भी है। देन मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग कैसे करें, कैसे बेहतर हों, कैसे इफेक्टिवली हम अपनी बातों को रख सकें? तो सबसे पहला है इसमें कि बोलने से पहले सोचें। जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो, इस टॉपिक के ऊपर पहले सोचो। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स। आपके जो सुनने वाले हैं, सबसे बेहतर कौन सा मेथड हो सकता है, तरीका हो सकता है, इसके बारे में भी सोचिए। ठीक है, यानी क्या बोलना है वो सोचिए और किस मीडियम से हमें बात करनी है। लिख करके बात करें या फिर स्पीच दें या फिर पर्सनली मिल करके बोलें। देन अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को समझिए, जिस टॉपिक पर आपको बात करनी हो। ज़रूरी हो तो अपनी प्लान को आप नोट डाउन कर लें। कंसाइज एंड क्लियर, जिसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आपकी बात जो है एकदम कंसाइज, कंक्रीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हो तो ना तो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करें और ना ही आपकी आवाज़ इतनी लो हो कि सामने वाले को ठीक से सुनाई ना पड़े। ये इंश्योर कर लें कि इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो आप बेहतर तरीके से शेयर कर पा रहे हैं। अपनी सेंटेंसेस को रिपीट ना करें, यानी बार बार एक ही बात को ना बोलें। कॉन्फिडेंस शो करें और बॉडी लैंग्वेजेस, जैसे मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने चेहरे का आप इस्तेमाल हाँ ना इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो है आपकी बॉडी लैंग्वेजेस बेहतर करती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में जब एक साथ मिल जाती हैं। कॉन्फिडेंट रहें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यूसली आप उनकी आंखों में ही झांकते रहें, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन सामने वाले की आंखों में ध्यान देना ये कॉन्फिडेंस की निशानी होती है और ये शो करता है कि आप अटेंटिव है, उनकी बात को आप बेहतर तरीके से लिसन कर रहे हो और वेरी फ्रेंडली। ठीक है, वहाँ पर किसी भी बात में ऐसा हो सकता है कि आप सहमत ना हो, तो असहमति में आपको जो है उससे झगड़ा नहीं करना है, नाराज़ नहीं होना है। फ्रेंडली वे में आप उनको बोल सकते हो कि मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सेकंड आइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, यहाँ पर वर्ड्स के जरिए हम लोग चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि बिना बोले या बिना लिखे अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कम इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन का मीडियम है। नॉन वर्बल वॉइस कंट्रोल मेथड से, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़ा हिस्सा है और एक्सप्रेशन, मूवमेंट, पिक्चर्स के जरिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल्स के जरिए ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज अगर शामिल हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा असर करता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को पिक्चर दिखला करके, सिंबल्स के जरिए, मूवमेंट के जरिए, एक्सप्रेशंस के जरिए बतलाइए तो वो सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं चीज़ों को। तो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में
55% कम्युनिकेशन जो है हम लोग बॉडी के मूवमेंट, फेस और आर्म्स के एक्सप्रेशन से करते हैं। 38% कम्युनिकेशन केवल वॉइस, टोन्स और पोस्चर्स के जरिए की जाती है और केवल 7% कम्युनिकेशन वर्ड्स के इस्तेमाल से की जाती है। तो आइए देखें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इमोजी देख रहे होंगे आप, ठीक है। इमोजी देख करके ही आपको समझ में आता होगा, आप भेजते भी होंगे इसे और सामने वाला समझ भी लेता है बेहतर तरीके से इसे। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आपके चेहरे जो है उसका एक्सप्रेशन सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है। आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो चेहरा, आपने सुना होगा ऐसा कि चेहरा कुछ और बोलता है, वर्ड्स कुछ और बोलती हैं। यानी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी का पोस्चर, अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, ऑफिस में इस तरीके का बॉडी पोस्चर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो बॉडी पोस्चर अगेन कुछ कहता है, इसलिए हम लोगों को मना किया जाता है कि घर पे तो जैसे तैसे हम लोग रहते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, सो जाते हैं, लेकिन जब ऑफिशियली हम लोग बाहर रहते हैं तो एक तरीका बताया जाता है हम लोगों को कि बॉडी पोस्चर को आप कैसे मेंटेन करेंगे। जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि आपको ये बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा हाथ, हमारा शोल्डर, हमारा हेड, हमारा आई, ये सब कुछ बोलता है। तो इसकी मूवमेंट जो है वो आपकी बातों के साथ मिल करके और बहुत बेहतर तरीके से सामने वाले को अपनी बात कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। टच करके हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे किसी को शाबाशी देना तो टच करना पड़ता है उसमें, हाथ मिलाना ये भी एक तरह का टच है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज है। देन इज स्पेस, कितना डिस्टेंस मेंटेन करें, तो सबके लिए अलग अलग स्पेस है। आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन के साथ जितने डिस्टेंस पर खड़े होकर बात करते हो, अपने टीचर के साथ या फिर किसी ऑफिशियल के साथ नहीं कर सकते हो। तो सबके लिए अलग अलग तरह का डिस्टेंस बतलाया गया है, स्पेस बतलाया गया है, कितने स्पेस में, कितने डिस्टेंस में खड़ा होकर के आपको किन के साथ बात करनी चाहिए। आई कांटेक्ट, जैसा कि आपको बतलाया, ये एक सिग्नल है। आई कांटेक्ट जो ये बतलाता है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो उनकी बातों पर। देन इज़ पारा लैंग्वेज, जिसमें आपकी टोन, आपकी बोलने की स्पीड, अगर मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँ तो शायद आप बोर हो जाओगे, तेज़ पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपकी बोलने की स्पीड जो है वो कंट्रोल वे में होनी चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ तेज़ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ तेज़ बोलें, जहाँ पर स्लो बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर स्लो बोलें। वॉल्यूम, तेज़ बोलना यानी कि चिल्लाकर बोलना, या फिर बहुत कम इतना आवाज़ में बोलना कि सामने वाले को सुनाई ना दे, ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब जैसा कि तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था फीडबैक, एक तो हो गया सेंडर, दूसरा हो गया रिसीवर। अब इन सब दोनों के बीच का बात को जो है फीडबैक के ज़रिए ही हम लोग बतला सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। तो फीडबैक 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि आप अगर हमारे वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, आप वहाँ बोलते हो कि सर आपने अच्छा समझाया, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। आप अगर ये बोलते हो कि नहीं सर ये प्रॉब्लम था, इस तरह चीज़ें समझ में नहीं आई, तो नेगेटिव फीडबैक है। कुछ भी आप नहीं अगर भेजते हो तो ये नो फीडबैक कैटेगरी में आता है। तो एक अच्छा फीडबैक किसे बोलते हैं? अगर वो फीडबैक स्पेसिफिक हो, यानी कि मैं यहाँ पर आपको IT अगर पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आपकी फीडबैक IT से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी फीडबैक किसी और चीज़ से रिलेटेड है या पर्सनल फीडबैक है वो, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, तो जनरल कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा टाइमली फीडबैक, अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो तो फीडबैक अभी आप तुरंत दोगे, ठीक है। वीडियो देखने के आप 6 महीने के बाद फीडबैक दोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फीडबैक जो होता है वो सामने वाले को अपने जो कमियां हैं उसको देखने के काम में आती है ताकि उसे सुधारा जा सके। लेकिन अगर वो समय पर नहीं बताया जाएगा तो वो अपनी कमियों को सुधार नहीं सकते हैं, और सुधार भी लेंगे उस वक्त तक तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। फीडबैक जब दें तो पोलाइट फॉर्म में दें, यानी कि जो भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए। वो इस तरीके से ऑफेंडेड लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। देन इज़ ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। फीडबैक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो एक बार आप फीडबैक दे दिए कि हाँ सर समझ में आया, अब आप क्लास में फिर सो जाते हो, तो ऐसा नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जब भी पढ़ाई हो रही हो तो वो आप लगातार उसे देते रहें। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये वैलिडेट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को। फीडबैक देने से सामने वाले को ये समझ में आता है कि आप जो है उसकी बातों को सुन रहे हो। आप अगर फीडबैक देते हो तो इससे ये समझ में आता है कि आप जो है इस चैप्टर को सुन रहे हो, समझ रहे हो और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप। इट मोटिवेट्स, फीडबैक देने पर सामने वाला मोटिवेट होता है। आप हमें अगर फीडबैक देते हो, अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और कोशिश करूंगा कि और बेहतर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। कमी होगी अगर कुछ तो उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। इट इज़ ऑलवेज देयर,
जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो फीडबैक हमेशा होता है। कई बार वो फीडबैक जो है वो कम्युनिकेटिव फॉर्म में सामने नज़र नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके अंदर वो फीडबैक ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन आप उसे सामने ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं हो कि आप उसे लिख करके और मुझ तक पहुँचा रहे हो। ये लर्निंग को बूस्ट करता है। फीडबैक से आप जो है सीखते हो। आपके गोल्स के ऊपर हमेशा नज़र होनी चाहिए। बेहतर प्लान आपको बनाना चाहिए। आपको जो है इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने यूट्यूब में देखा होगा कि आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको हमारा ऐड कैसा लगा, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। क्योंकि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये लर्निंग के लिए और उसकी बूस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसके पहले हमने देखा था व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसको हमने 7 C's में पढ़ा था, ठीक है। और वो 7 C's आपको बतलाया भी था कि आप उसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर देखें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन सी रुकावट हैं, यानी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला जो है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जब मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुँच रहा है, तो जैसा कि आपको बताया कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो आवाज़ आपको क्लियर नहीं मिलेगा, तो फिजिकल बैरियर है। मोबाइल से बात हो रही हो, नेटवर्क सही नहीं है, तो फिजिकल बैरियर है। अगर मान करके चलिए कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हो, वो स्ट्रेट खड़े होकर के और एक ही टोन में अपनी बात को रखने लगे, तो जेस्चर पोस्चर नहीं मिल रहा है आपको, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर है। दूसरा होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। जैसा कि आपको बताया था कि लैंग्वेज हमारे इंडिया में डाइवर्सिफाइड है। साउथ इंडिया के लोग को शायद मेरी हिंदी समझ में ना आए, या फिर अगर कोई तमिल में पढ़ा रहा हो, मलयालम में पढ़ा रहा हो, तो आपको समझ में ना आए, तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर है। हम लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो तो फिर उसे मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, हम लोग गलत समझ लेंगे। इंटरपर्सनल बैरियर, कई बार लोगों के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, हर इंसान में अलग अलग होती है, और उस क्वालिटी की वजह से हम अलग चीज़ों को अलग तरीके से समझ पाते हैं। कई बार हम लोग किसी के कहा हुआ को अपने पर्सपेक्टिव में ही देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा कहा तो ये ज़रूर इसी तरीके से हुआ होगा। तो ये एक इंटरपर्सनल बैरियर है। जैसे कि एक वकील, उसे केस मुकदमे की आदत होती है। अगर कोई उसे ये बोल रहा है कि मैं देख लूँगा, तो वो तुरंत समझेगा कि ये मुकदमा करेगा, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है ऐसा मीनिंग हो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, पॉलिसीज़ और बिहेवियर नॉर्म्स होते हैं। कई बार लोग उस रेगुलेशन, उस प्रोसीजर या बिहेवियर नॉर्म्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान करके चलिए कि एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया कि सभी लोगों को टाई लगाकर सूट पहनकर आना है। अब किसी को आदत ही नहीं है टाई लगाने का, कोट पहनने का, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, वो अपना परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं दे पाएगा। ठीक है, हमेशा उसका ध्यान जब भी बात हो रही हो तो ध्यान रहेगा कि अरे कुछ बोझ है मेरे बॉडी में, तो ध्यान उसका भटक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। देन इज कल्चरल बैरियर। हम लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। हमारे कल्चर में वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन दूसरे कल्चर में उसको गाली का स्वरूप दिया जाता है। कई बार कल्चरल के बेसिस पर हम लोग स्टेरियोटाइप एजम्पशन बना लेते हैं। किसी कल्चर के बारे को बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में राय बना लेते हैं कि वो लोग तो बेईमान होते हैं, वो लोग तो चोर होते हैं। किसी कल्चर कम्युनिटी के बारे में लगा लेते हैं कि ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो इस तरह से कल्चरल बैरियर भी यहाँ पर काम करता है। तो किस तरीके से इन बैरियर्स को हम लोग बैरियर से छुटकारा पाएं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन बैरियर से छुटकारा कैसे पाई जा सकती है? वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ना डालें, एंजम्पशन कल्चर, रिलीजन या ज्योग्राफी के बेसिस पर ना डालें। ये नहीं मानकर चलें कि हमारा कल्चर जो है वो सबसे बेहतर है, दूसरे की कल्चर खराब है। जैसी ऐसी सेंस आ जाती है तो यहाँ पर एक बैरियर जो है वो सामने दिखलाई पड़ता है। रिलीजन के बेसिस पर किसी भी रिलीजन को कम या ज़्यादा नहीं बल्कि सबको बराबर समझें। ज्योग्राफी के बेसिस पर किसी को यह ना समझें कि वो उस स्टेट का रहने वाला है तो कमज़ोर होगा, उस स्टेट का रहने वाला है तो बेहतर होगा, ऐसा नहीं समझें।
जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके इन पर्सन कम्युनिकेशन करें, माने मिल करके लोगों से बात करें। जब आप किसी से मिल लेते हो तो बहुत हद तक आप उसे समझने लगते हो, लेकिन जब तक उससे आप मिले नहीं हो तब तक आपके दिमाग में बहुत सारी उलझन होती है कि कैसे इस तरह का इंसान होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा। और इस वजह से एक जो है अगेन एजम्पशंस उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बना लेते हो आप। विजुअल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी जो चीज़ दिखलाई पड़ती हो विजुअल्स कहलाता है। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करें, यानी बीच में दोनों लैंग्वेज को जानने वाले एक इंसान का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जो कि दोनों के बीच की बात को, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं किसी और कंट्री में, ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर वहाँ पर होते हैं, ठीक है। कोई चाइनीज़ भाषा में अपनी बातचीत को कर रहा है तो उसको वो हिंदी में बतलाएगा ट्रांसलेटर, और हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में बोलेंगे तो वो उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके वहाँ पर बतलाएगा। और दूसरों के ओपिनियंस के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें। और लास्ट पोर्शन है हमारा राइटिंग स्किल पार्ट ऑफ स्पीच। इसको तो हम लोगों ने इंग्लिश के बुक्स में बचपन से करते आ रहे हैं, हम लोग क्लास 4-5 से ही, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। राइटिंग स्किल जो है ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, SMS, चैट एंड ब्लॉग्स होती हैं, उसका एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहला रूल ये है कैपिटलाइजेशन रूल, पंचुएशन। पंचुएशन हम लोग बोलते हैं जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसमें कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, ये सब लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह, उसे पंचुएशन कहलाती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। शॉर्ट में हम लोग इसको देख लें। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पर इस्तेमाल की जाने वाली वर्ड्स ही, शी, इट वगैरह को प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के पहले जो वर्ड्स हम लोग लगाते हैं जिससे कि नाउन का मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, लॉन्ग, ब्लैक, ये सब एडजेक्टिव कहलाता है। एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब बोलते हैं। वर्ब के सपोर्ट में उसके पहले जो वर्ड्स लगती हैं वो एडवर्ब कहलाता है। जब हम लोग दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो कंजंक्शन कहलाता है। प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन के साथ लग जाने पर उसकी पोजीशन को बतलाता है, वो प्रीपोजिशन है। और दो सेंटेंस को जब जोड़ते हैं हम लोग एंड और के साथ तो ये इंटरजेक्शन कहलाता है। सेंटेंसेस में आइए। सेंटेंसेस जो है वो 4 तरीके की होगी। स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें पॉजिटिव में भी सेंटेंस होगा या फिर अगर नेगेटिव वे में है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, तो नॉट वर्ड यूज़ हो गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और शी इज़ गोइंग टू स्कूल ये एक स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगा, इज शी गोइंग टू स्कूल, तो ये क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर आश्चर्य जगाने वाली जीत हो कि वाओ क्या बात है। इसी तरीके से ऑर्डर देने वाली बात कि जाओ चाय ले आओ, ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे उन सारे सेंटेंस में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कहाँ पर करें उसको लेकर के यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होंगे। हम लोग TINS इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। T का मतलब है टाइटल, किसी भी चीज़ का या नाम का टाइटल जो होगा, जैसे डॉक्टर मलिक, इसकी शुरुआत हम लोग कैपिटल से करेंगे। मिस्टर M पांडे P, इसकी शुरुआत हम लोग कैपिटल से करेंगे। वर्ड आई अगर अकेले लिखाएगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये अकेले लिखाता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैपिटल में करेंगे। N किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, इसका शुरुआत जो है वो कैपिटल से होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे या फुल स्टॉप के बाद कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये कैपिटल से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद पंचुएशन का इस्तेमाल देख लें कि कैसे किया जाता है। यहाँ फुल स्टॉप ये सेंटेंस के अंत को दर्शाता है, जैसे कि दिस इज अ सेंटेंस, खत्म हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए। दिस इज अनदर सेंटेंस, फिर खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिए। ये जो है शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं हम लोग तब वहाँ पर भी इस्तेमाल में आता है।
जैसे कि MLA लिखेंगे हम लोग तो M फुल स्टॉप L फुल स्टॉप A फुल स्टॉप ऐसे लिखेंगे हम लोग, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉमा का इस्तेमाल जब हम थोड़ी देर के लिए सेंटेंस में रुकते हैं, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ लेकिन थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं उसको, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार चीज़ों को, एक ही तरह की चीज़ को हम लिखते हैं तब वहाँ पर जैसे कि एप्पल कॉमा ऑरेंज, ठीक है, एंड ग्रेप्स, अगर इसके बाद भी हमको और भी लिखना होता तो कॉमा देकर के हम लिखते चले जाते। क्वेश्चन मार्क जब हम लोग किसी चीज़ प्रश्न को पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर एक्सक्लेमेशन हो, सरप्राइज हो, शॉक हो, एंगर हो, तो वहाँ पर व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तो यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिए हैं। आर यू लेट, सर यू आर लेट, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लोग लगा देंगे। एपोस्ट्रॉफी एस, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ का किसी दूसरे का होना, माने पोसेसिव केस दिखलाते हैं। जैसे कि दिव्या का पेन तो दिव्याज पेन, अब्दुल का किताब तो अब्दुल्स किताब बुक, तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए। एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम लोग किसी वर्ड्स को शॉर्ट करने में भी करते हैं, जैसे कि लेट अस गो की जगह पर लेट्स गो लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाए। ही इज़ नॉट की जगह पर ही इजंट लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किए। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये सब तो आप लोग करते ही आ रहे होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है आपको, आपकी IT के लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।